वेल बावालो, कैसे हो? तो एपिसोड 8 देखने के बाद एक बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है, आखिर हैवी इज द हेड का असली टारगेट कौन था? क्योंकि एक तरफ बॉयड को ऐसे विजन्स दिख रहे हैं जहां उसके अपने लोग मरते हुए नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ जेड हर हाल में टनल्स में घुसना चाहता है, चाहे उसके लिए सब कुछ रिस्क पर ही क्यों ना लगाना पड़े। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन, मैन इन येलो ने टेबिथा को मारने का मौका मिलने के बाद भी उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्या कोई अनसीन रूल टेबिथा को प्रोटेक्ट कर रहा है? और ऊपर से हेनरी का विजन, फातिमा का चेंजिंग बॉडी स्ट्रक्चर, ब्लू सॉन्ग का कनेक्शन और हेनरी का नया एंकर मिशन, क्या बहुत बड़े गेम में हम सभी को उलझाया जा रहा है? चलो ब्रेक डाउन करते हैं इन मल्टीपल हिडन क्लूज एंड फ्यूचर स्टोरी को और लगाते हैं अपनी कुछ अमेजिंग थ्योरीज। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, और बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। वेल, हैवी इज द हेड, ये टाइटल किस कैरेक्टर पर ज्यादा वर्क करते नजर आए तुम लोगों को? हैवी इज द हेड का मीनिंग होता है जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज्यादा प्रेशर, एंड हैवी इज द हेड परफेक्टली बॉयड एंड जेड को टारगेट करके गया है। दोनों ही फुली फ्रस्ट्रेटेड एंड क्रेजी सिचुएशंस में देखने को मिले हैं। वेल, मजा तो आ रहा है। उम्मीद थी कि ये एपिसोड बेकार ही आएगा, पर ठीक था, काम चला लेंगे। बॉयड फिर वही मेंटली ब्रोकन स्टेज में जाता दिख रहा है। उसे एबी दिखाई दी, उसे वो विजन आया जिसमें जेड, डोना, कैनी, टेबिथा एंड एली सब मरे हुए दिखे। ऑल्सो एबी के मुंह से खून आते भी दिखा। वाई दिस टाइम एबी लुक सो हेल्पलेस? वरना जब भी एबी आती है वो कुछ ना कुछ बॉयड को बता के जाती है। क्या ये हम सभी के लिए इशारा है कि ये सभी लोग मारे जाने वाले हैं इन फ्यूचर और इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा? ओनली बॉयड कैन सेव देम, और वो बॉयड का डिसीजन पर डिपेंड है या डिपेंड करेगा। अगर बॉयड का डिसीजन ठीक हुआ तो सभी लोग सर्वाइव करेंगे, सेफ रहेंगे, वरना खतरा इन सभी पर मंडरा ही रहा है। जो कि जेड से डायरेक्ट कनेक्शन बॉयड की सिचुएशन का हिट करता है, क्योंकि जेड किसी भी हालत में टनल्स में जाना चाहता है और बॉयड उसे जाने नहीं दे रहा है। तो हो सकता है जेड एक्चुअली मौत के मुंह में जाना चाह रहा हो सकता है बैड एंटिटी की चाल होगी। जेड को वो विजन दिखाया टनल्स वाला, और जेड उसमें फंसता जाएगा, और जेड मरा तो समझो कहानी खत्म, क्योंकि जेड और टेबिथा ही वो की कैरेक्टर हैं जो इस टाउन के कर्स को तोड़ेंगे, मींस चिल्ड्रंस को आजाद करेंगे। इसलिए हार्डली जेड और टेबिथा को बचा के रखना बहुत जरूरी है। बट अगर जेड एंड टेबिथा इतने ही इंपॉर्टेंट हैं तो फिर ये कुछ चीजें मेरे दिमाग में सवाल पैदा करती है। बोलो क्या? एपिसोड के एंड में मैन इन येलो के पास फुली चांस था टेबिथा को मारने का। उसने थॉमस की आवाज में फेक कॉल से टेबिथा को आरबी तक बुलाया और बस वार्निंग देकर छोड़ दिया। मींस मैन इन येलो भी जानता है कि टेबी और जेड ही वो बंदे हैं जो इस कर्स को खत्म करेंगे, क्योंकि इन्हीं को चुना गया है। तो मैन इन येलो के हाथ किसने बांध रखे हैं डायरेक्टली इन दोनों को ना मारने के लिए, जबकि मैन इन येलो के पास सॉलिड चांस था टेबी को यहां पर चुपके से मौत के घाट उतार देने का। मींस क्या ही चल रहा है? मैन इन येलो सभी को चूतिया बना रहा है या जॉन ग्रिफिन हम सबको बेवकूफ बना रहा है? एक तरफ टेबी और जेड को इंपॉर्टेंट दिखाओ, दूसरी ही पल उन्हें ऐसे ट्रीट करो जैसे ये कुछ है ही नहीं। क्या मैन इन येलो कोई ऐसे रूल के तहत डायरेक्टली टेबी और जेड को नहीं मार सकता? वरना इतना चांस मिलने के बाद भी ऐसे छोड़ना यही सेंस बनाता है कि कुछ तो बात है साला, किसी चीज ने मैन इन येलो के हाथ बांध ही रखे हैं। वेल, हमें जेड फुली फ्रस्ट्रेशन में देखने को मिला है, क्योंकि वो एक्चुअली टनल्स में जाना चाहता है, सब कुछ रिस्क लेकर, सभी की जान जोखिम में डालकर। जेड बॉटल ट्री को उखाड़कर टनल्स का सेकंड स्केप रूट का आइडिया दे रहा है, पर बॉयड ने इसे भी फेल कर दिया। एक तो मुझे बॉयड का भिंडी रोना समझ में नहीं आता। पहले कहता है सॉल्यूशन ढूंढो, उसके बाद कहता है बी प्लान क्या है। मतलब बॉयड कंपनी का वो एचआर या बॉस नहीं है जो एम्प्लॉइज के काम से कभी खुश ही नहीं होगा, या यूं कहो कि ये वो सास है जो बहू इसे अमृत भी पिला देगी तब भी उसमें कमी निकाल देगा कि इतना गर्म क्यों पिला दिया। हमेशा नुक्स निकालना इसकी खूबी है। जेड ने एक्चुअली 2 रूट दिए हैं, उसके बाद भी बॉयड को शंका है कि हम फंस जाएंगे। साला अभी तक एक रास्ता नहीं था, अब उसके सामने 2 हैं, तब भी बॉयड सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मेरी तरफ से सभी लोग बॉयड को एक एक गाली जरूर देकर जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बैक टू द प्लॉट पर क्या लगता है, बॉटल ट्री को उखाड़ना क्या सही रहेगा? ऐसा करने पर मुसीबत और तो ना बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉटल ट्री ही एकमात्र वो टेलीपोर्टेशन का रास्ता है जिससे टेबिथा लाइट हाउस तक जाएगी, जो कि मिरांडा भी अपने आखिरी टाइम पर इसी बॉटल ट्री के रास्ते का इस्तेमाल कर रही थी। ऑल्सो पिछले सीजन में जब विक्टर इस बॉटल ट्री को काट रहा था तब बॉइन वाइट ने उसे रोक दिया था सडनली आकर, वो भी गुस्से में। सो बॉटल ट्री उखाड़ना is not the solution, I think. Now talk about फातिमा. After episode 7 फातिमा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो चुकी है मेरे लिए। तुम्हारे लिए कितनी हुई है? नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। फातिमा के पेट में स्कार्स आ चुके हैं जब से स्माइली से उसने कनेक्ट किया लास्ट एपिसोड में। ऑल्सो फातिमा ने एक क्वेरी और पुटअप करी है हम सभी के माइंड के अंदर कि कहीं फातिमा भी तो उन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक तो नहीं बनती जा रही है। और एपिसोड के एंड में फातिमा का ब्लड प्रेशर नॉर्मल ह्यूमन के मुताबिक
33 से 55 पहुंच चुका है। ऑल्सो फातिमा का हार्ट बीट रेट नॉर्मल ह्यूमन से काफी कम भी हो चुका है, जो कि हार्ट बीट रेट कम होने से बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है। और यस, फातिमा की बॉडी अब ठंडी होने लग रही है, ऐसा ही था शायद क्रिस्टी का कहना, जो कि फुली सिग्नल दे रहा है कि फातिमा एक ह्यूमन की तरह बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्या सही में फातिमा उन्हीं क्रिएचर्स में से एक बन जाएगी? वेल, तुम लोग बताना इसमें। मेरे हिसाब से देखा जाए तो फ्रॉम में सब कुछ फिक्स है। 47 ह्यूमन हैं, जो कि थ्योरी भी निकल कर आ रही थी कि टाउन में 47 ह्यूमन ही होंगे, पर उनमें से एक मर चुका है, रॉजर। तो पॉसिबल है एक न्यू एंट्री और देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर। बाकी मॉन्स्टर्स की भी संख्या सेम ही रहती होगी, जो कि अराउंड 25 के आसपास है। और स्माइली जो मर चुका था, फ्रॉमविले ने स्माइली को दोबारा से वापस लाकर उनका नंबर भी बैलेंस कर दिया है। तो अभी तो कोई मॉन्स्टर मरा नहीं है, इसलिए फातिमा का उनके काउंट में जुड़ना अभी के लिए सेंस नहीं बनाता। यस, फातिमा चेंज हो रही है, बट शायद मॉन्स्टर्स में नहीं होगी, वो एक्चुअल सेवियर बनने वाली है। मे बी उसमें कुछ सुपरनेचुरल पावर आ जाएंगी जो फुली रेसिस्ट करेंगे मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स को और प्रोटेक्ट करेगी सभी ह्यूमंस को। वेल, मजा आएगा फातिमा का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। नाउ टॉक अबाउट हेनरी। ये कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हेनरी को बहुत से विजन है इस बार, और एक बार नहीं बार बार। क्या सही में हमारी कॉमा थ्योरी सही होने वाली है कि सभी लोग बस डीप स्लीप मोड में हैं या फिर कॉमा में हैं, बिल्कुल एलिस इन बॉर्डरलैंड की तरह वाला ट्विस्ट? वेल, देखते हैं। हेनरी फुली कंफ्यूज देखने को मिला हमें, उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। पर मैच्योर्ड विक्टर को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है बाबा। ऑल्सो हेनरी का ग्रैंडसन भी है जिसका नाम है सेबेस्टियन, मीन्स डमएस विक्टर बाप बन चुका है। इस डमएस को अपनी लड़की आखिर दी किसने, पहले तो ये बताओ। और आखिर ये कौन जात का था, ये भी ना पूछा इससे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो इस विजन से मिली, एलॉइस भी जिंदा है उस वर्ल्ड में, और एलॉइस एक टीचर के रूप में सर्व कर रही है। वो हेनरी से मिलने आ रही है, जो कि प्लेन में है। क्या हमें एलॉइस का फेस रिवील करा जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में? यस, करना तो चाहिए, इसके लिए एक्साइटेड हूं मैं। बाकी अब मेरे दिमाग में एक थ्योरी और आ रही है, क्या एलॉइस ही वो बंदी है जिसने ईथन की बुक फ्लाइट ऑफ द क्रॉनिकल को लिखा होगा? क्योंकि ये हमें बहुत पहले डिस्कस किया था कि मे बी एलॉइस उस नाइट एस्केप कर गई होगी इस टाउन से, जिस नाइट मिरांडा एस्केप कर रही थी, बट मिरांडा को स्माइली ने पकड़कर मार दिया था और बाहर जाके फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही होगी एलॉइस। और फ्लाइट ऑफ द क्रॉनिकल भी उसी ने लिखी होगी। मे बी उनके लिए जो एक्सीडेंटली कभी फ्रॉमविले में फंस गए तो इसी बुक की मदद से बाहर आ जाएंगे। वेल, देखते हैं, ऐसा कुछ मिल गया तो मजा आ जाएगा। बाकी अनदर वर्ल्ड में जब सेबेस्टियन ब्लू सॉन्ग प्ले कर रहा था जिसमें बार बार लॉर्ड्स ऑफ लाफ वाली लाइन आ रही थी, तब हेनरी उस वर्ल्ड में अवेक हो रहा था। ऑल्सो ब्लू मिरांडा का फेवरेट सॉन्ग था जो जुक बॉक्स में बजते रहता है डाइनर में। ये सॉन्ग 1971 का एक फोक सॉन्ग है जिसे जॉनी मिचेल ने सिंग कर रखा है। वेल, इस सॉन्ग को बार बार प्ले करने पर हेनरी दूसरे वर्ल्ड में जा रहा था। वैसे यही ब्लू सॉन्ग जिम मैथ्यूज का भी फेवरेट था, जो विजन इस समय हेनरी को आ रहे हैं। क्या जिम मैथ्यूज को भी ऐसे ही आते होंगे इस सॉन्ग को सुन के? मे बी, क्योंकि जब भी जिम के सामने पहले ये सॉन्ग प्ले होता था वो एक पल के लिए खो सा जाता था, और ऐसा हो भी इसलिए सकता है क्योंकि हेनरी और जिम उसी इंपॉर्टेंट टैबिथा के रीइंकार्नेशंस के हस्बैंड का रोल जो प्ले कर रहे हैं ईच टाइम। बाकी यहाँ एपिसोड के एंड में हेनरी को भी यहाँ एक टास्क मिल चुका है, जो कि उसी डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एंकर को ढूंढ कर एलिमिनेट करना होगा। ईथन को टास्क दिया था कि लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढो, अब हेनरी को भी टास्क दे दिया है कि एंकर को ढूंढो। सो क्या है ये एंकर? मेकर्स क्या यही करने वाले हैं? हर एक एपिसोड के साथ एक नई मिस्ट्री ऐड करते रहेंगे। लेक ऑफ टीयर जो ईथन को टास्क दिया, ईथन का उसमें वर्क क्यों नहीं करवाते हैं? ईथन को अलग रेस में दौड़ा दिया है मेकर्स ने अभी के लिए, उस कैरेक्टर को डाइवर्ट कर दिया है उस भिंडी रोने में कि जब वो अकेला रह जाएगा, जबकि वो है भी नहीं इन फ्यूचर की प्रॉब्लम्स में। जस्ट लाइक विक्टर, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? ईथन बेटा, तेरे बाप जिम ने तुझे लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने का टास्क दिया था, उस पे काम कब करेगा? सही बताऊं, ये सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से फंसे हुए हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे। इन्हें जो काम दिया जाता है, जो टास्क दिया जाता है, वो करने की बजाय सारी बकलोलियां करते रहते हैं। जूली का वो स्टोरी वॉकिंग मोड कहाँ है आखिर? मीन्स या वसीपुर की वो लाइन याद आ रही है कि कब खौलेगा रे तेरा खून जॉन ग्रिफिन। जूली का स्टोरी वॉकिंग भी दिखा दे कभी हमें, क्योंकि जूली का स्टोरी वॉकिंग पिछले 3rd या 4th या 5th एपिसोड के आसपास ही देखने को मिला, उसके बाद इसका कोई जिक्र है ही नहीं, जबकि सीजन 4 का बिल्डअप जूली की स्टोरी वॉकिंग से काफी ज्यादा बनाया गया था। सो ये था ब्रेकडाउन एपिसोड 8 के लिए। मिलते हैं एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में, जो कल सुबह तक ड्रॉप हो जाएगी, जहां जॉनी मिचेल का ये जो ब्लू सॉन्ग है उसे हम फुल डिकोड करने वाले, इसकी हर एक लिरिक को देखेंगे कि फ्रॉमविले में ये कैसे फिट बैठती है और क्या यहाँ से हिडन क्लूज एंड कनेक्शन
मिल सकते हैं। ऑल्सो हेनरी का एंकर क्या हो सकता है इसे भी देखते हैं, मिथ के साथ, रिचुअल्स के साथ, सब कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। तो वो वीडियो मिस मत करना, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस एंड थ्योरीज दबा के लगाई जाएंगी। यहाँ तक पहुंच गए तो जैसा आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।